हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम हो रहा है 23, 24, 25 अगस्त 2024 को जिस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे और 30, 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्न वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, FAIR का संबंध जिस प्रकार से GYJP से है उसी प्रकार का संबंध इन चार ऑप्शन में से किन दो में होगा। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले फेयर को GYJP से देखते हैं कैसे संबंध यहाँ पर बनाया गया है। तो FAIR का संबंध GYJP से कैसे बना हुआ है। तो जैसे आप देखेंगे F जो होता है वो 6वें स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में और G 7वें पे, यानी यहाँ पर +1 किया गया है। A जो है पहले स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में और Y जो है वो 25वें स्थान पर होता है। तो यानी कि यहाँ पर पीछे जाया गया है 2 अंक, 2 अक्षर पीछे गया है, मतलब यहाँ पर -2 किया गया है। I 9वें स्थान पर होता है और I से J तक जाने के लिए +1 किया गया है और R 18वें स्थान पे होता है और यहाँ पर -2 किया गया है, तो 16 पे पहुंच गया। यानी +1 -2 +1 -2 का कंसेप्ट चल रहा है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में अगर हम रैंक में RANKSYPI को चेक करें तो R में अगर हम +1 करेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी S हो जाएगा, ये सही है। A में -2 करेंगे तो Y हो जाएगा, Y सही है यहाँ पर। फिर N में +1 करेंगे तो हमें 15 होना चाहिए था, जबकि 16 आ रहा है। 15वें स्थान पर P होना चाहिए, O आना चाहिए था, P नहीं होना चाहिए था, यानी ऑप्शन ए जो है वो गलत है। दूसरा बी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है TOUR। टी में जब हम +1 करेंगे, टी में +1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21वें स्थान पर यू आता है। ओ में -2 करेंगे, यानी 15 में -2 करेंगे तो 13 बचेगा, 13वें स्थान पर एम होता है, जबकि यहाँ पर एन दिया गया है, तो ए भी गलत हो जाएगा। सी वाला चेक करते हैं। सी में है CROW। सी में +1 करेंगे तो डी आएगा, यानी चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे। आर में -2 करेंगे तो 16 बचेगा, यानी कि पी आ जाएगा। ओ में +1 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये यहाँ पे कट रहा है, दूसरी जगह करते हैं काट के इसे। CROW। सी में +1 करेंगे तो डी आ जाएगा। आर में -2 करेंगे तो पी आएगा। ओ में +1 करेंगे तो पी आएगा और डब्ल्यू में -2 करेंगे तो 21 बचेगा, यानी यू हो जाएगा। तो DPPU ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है। तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो जो 484 है, 529 और 625, ये सभी किसी न किसी संख्या के जो है स्क्वायर है। 484 जो है वो 22 का स्क्वायर है, 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है और 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है दोस्तों। 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है। लेकिन लेकिन जो 566 दिया गया है किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो भिन्न हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंभे के सामने खड़ा था। यदि खंभे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी तो श्याम का मुख किस दिशा में था। दोस्तों जब सूर्यास्त का समय होता है, तो जो छाया बनती है वो पीछे साइड में बनती है, यानी कि छाया का जो बनेगी वो, आप अगर पश्चिम की तरफ देख रहे हैं तो आपकी छाया जो है पूरब की तरफ बनेगी। तो अगर छाया जो है पूरब साइड में बन रही है, तो अगर खंभे की छाया उसके ठीक दाईं तरफ पड़ रही है तो उसका मुख कैसे होगा। तो उसका मुख जो होगा वो होगा उत्तर की साइड में। उत्तर की साइड में जब होगा तो उसका जो दायां है वो आपका पूरब साइड में पड़ जाएगा और जो बायां है वो आपका पश्चिम साइड में पड़ जाएगा, यानी कि उसका जो मुख है, श्याम का जो मुख है वो उत्तर की तरफ होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर वाला है वो सही उत्तर होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, यदि P गुणे Q का अर्थ है Q का भाई P है, P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है, P भागे Q का अर्थ है Q की बहन P है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताएगा कि M का चाचा A है। तो पहला समीकरण हम इसे चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है A प्लस D भागे M, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो P प्लस Q का अर्थ क्या दिया गया, तो हम A प्लस D का अर्थ लिखते हैं। A प्लस D का अर्थ है, A प्लस डी का अर्थ है कि डी का पिता ए है, डी का पिता ए है, ठीक। उसके बाद डी भागे एम, यानी कि डी भागे एम दिखा रहा है, डी भागे एम दिखा रहा है कि जो एम है, एम की बहन पी है, डी है, एम की बहन डी है, तो यहाँ पर तो ऐसे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है।
ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए गुणे डी। ए गुणे डी का अर्थ है, ए गुणे डी का अर्थ है कि जो डी है वो ए का भाई है। डी जो है वो ए का भाई है। और दूसरा दिया गया है डी प्लस एम। डी प्लस एम का मतलब है कि जो एम का पिता है वो पी है। एम का पिता जो है वो कौन है? डी है। एम का पिता कौन है? डी है, तो एम का पिता हो जाएगा डी। तो इस तरीके से इसका जो समीकरण है वो बनेगा। तो पिता हो जाएगा डी और चाचा हो जाएगा ए। तो इस तरीके से इसका जो एम का चाचा ए हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे ये बताना है। तो कुल कितने बच्चे बैठे थे ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें जो नीचे से है प्लस ऊपर से इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं और -1 कर देते हैं। तो 14 प्लस 28 -1 करेंगे, 42 -1 हो जाएगा, बचेगा कितना? 41। और फेल कितने लोग हुए हैं? 16 लोग हुए हैं, तो 41 प्लस 16 कर देंगे। 41 प्लस 16 कर देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 57, यानी कि कुल परीक्षा में बैठे जो लोग थे वो 57 थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, क्यू का अर्थ गुणा, आर का अर्थ प्लस और एस का अर्थ जो है एस का अर्थ माइनस हो, तो 18 क्यू 12 पी 4 आर 5 एस 6 बराबर क्या आएगा? तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिखते हैं। 18 क्यू 12 पी 4 आर 5 एस 6। तो क्यू के स्थान पे हमें गुणा करना है, यानी कि 18 और 12 के बीच में गुणे का निशान रहेगा। पी के स्थान पर भाग का निशान लगाना है, तो 12 और 4 के बीच में भाग का निशान आ जाएगा। प्लस का जो है वो आर के स्थान पे लगेगा, तो 4 और 5 के बीच में प्लस का निशान लगेगा और एस के स्थान पे माइनस लगेगा, यानी 5 और 6 के बीच में माइनस रहेगा। अब बताना है कि इसका जो है समीकरण हल करने के बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो 18 गुणे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6। 18 तिहाई 54 प्लस 5 माइनस 6, यानी कि 59 माइनस 6 आ जाएगा उत्तर इसका 53। तो 53 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 53 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। बताएं कि कुल कितने मैच खेले गए। इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र होता है इसका n-1/2। तो n के बराबर जो हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 6 आपका, तो n की जगह पर आप 6 रखेंगे और ब्रैकेट में 6 - 1/2। तो जब 6 - 1 कर देंगे तो आपका बचेगा 5, यानी 6 गुणे 5/2 आ जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद। 6 पंजे 30/2, 30/2 इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 15 होगा। 15 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी 15 मैच खेले गए कुल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको दिया गया है 2, 3, 4, 8 और क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो 2 के सामने 8 दिया गया है, 3 के सामने 27 है और 4 के सामने क्वेश्चन मार्क। 2 का जो क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 के सामने 8 दिया गया है। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 के सामने 27 दिया गया। इसी प्रकार से 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 64, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित वेन आरेख में वर्ग जो है वो डॉक्टर के लिए है, वृत्त रक्तदानकर्ता के लिए और पेंटागन यानी कि जो पंचभुज है वो महिला के लिए बताया गया है। दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताना यह है कि रक्तदान करने वाली कितनी महिला डॉक्टर हैं। रक्तदान करने वाली कितनी महिला जो है वो डॉक्टर हैं। तो जो वर्ग बताया गया है, यानी वर्ग जो है वो डॉक्टर के लिए है और जो व्रत है वो रक्तदान करने वाले लोगों के लिए है और जो पंचभुज है ये बताया गया है कि ये महिलाएं हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न में है रक्तदान
करने वाली कितनी महिला डॉक्टर, यानी तीनों ऑप्शन जिसमें हो वही सही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 जो है, यानी 50 वाला जो ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन में है, तीनों वर्गों में दिया गया है। तो ये जो जहाँ पर 50 दिया गया है, यानी कि 50 महिलाएं ऐसी हैं जो रक्तदान करने वाली डॉक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो जिसमें 50 दिया गया होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो 50 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 9:50 पर कितने अंश का कोण बनेगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है घंटे की वैल्यू गुणे में 30 माइनस मिनट की वैल्यू गुणे में 11/2। तो घंटे की वैल्यू 9 है, गुणे में 30 कर देंगे, माइनस में मिनट की वैल्यू 50 दी गई और गुणे में 11/2। तो अगर हम 9 गुणे 30 करेंगे तो आपका 270 आ जाएगा, और माइनस में 50 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 25 बचेगा, और 25 को 11 से अगर हम गुणा करेंगे, यानी 25 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। 275 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो बीच का अंतर होगा वो 5 होगा, यानी 5 डिग्री का कोण बनेगा। 5 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया गया है, तो 5 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न में पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो पासे दिए गए हैं और दोनों पासों में एक संख्या जो है वो कॉमन है दोनों में, यानी जो एक है वो दोनों पासों में दिया गया है, बाकी कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है। तो अगर दो पासों में एक संख्या एक जैसी दी गई हो तो हम वहां से दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में गिनतियां लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले वाले पासे में 1 है, उसके बाद 1 से 5 पर आएंगे और 5 से फिर 6 पर आएंगे। 1 के बाद 5 लिखना है और 5 के बाद 6 लिखना है। इसी तरीके से 1 के बाद 3 इसके नीचे लिखना है, पहले 1 फिर 3, और 3 के बाद में हमें 2 लिखना है, यानी 6 के नीचे 2 आ जाएगा। तो 1 के विपरीत जो होगा वो 4 आएगा, क्योंकि इसमें 4 दिया नहीं गया है। 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, और 6 के विपरीत 2, यानी 6 अगर नीचे है तो उसके ऊपरी फलक पे जो होगा वो 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम इसे आकृति यहाँ पर बनाते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद में यहाँ से अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो इसमें कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, यानी यहाँ पे 5 त्रिभुज हो गए। अब इनको अगर हम बीच से काटते हैं, अब अगर इनको हम बीच से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 और बढ़ जाएंगे। तो 5 + 6 11 हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या जो है वो 11 है इस आकृति में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के 12 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।